हाय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12 के मेटलर्जी चैप्टर में 2 लेक्चर हो चुके थे। थर्ड लेक्चर लेके चल रहा हूं मैं। अभी तक मैंने आपको कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में डिस्कस कर लिया था। लीचिंग, फ्लोटेशन मेथड, हाइड्रोलिक वॉशिंग, लेविगेशन एंड मैग्नेटिक सेपरेशन। अभी तक हमारे पास क्या था कि हमने और को ग्राइंड किया, ग्राइंड करने के बाद उसको कंसंट्रेट कर लिया, मीन्स उसके साथ जो इम्प्योरिटीज हम हटा सकते थे वो अभी तक हटा दी। अब भी उसके पास वोलेटाइल इम्प्योरिटीज हो सकती हैं, ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज हो सकती हैं, कुछ ऑक्साइड्स हो सकते हैं उसके साथ, या कुछ मेटल भी उसके साथ प्रेजेंट हो सकती है, जो दूसरी मेटल प्रेजेंट हो सकती है। उनको हटाने के लिए अब हम आगे जो और है हमारे पास उसको हम ऑक्साइड में, मेटलिक ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे। मीन्स conversion of concentrated ore into metallic oxide। कंसंट्रेटेड ओर का मेटलिक ऑक्साइड में कन्वर्जन मेटलिक ऑक्साइड, उसमें कन्वर्जन के लिए 2 मेथड हम यूज करते हैं। एक हम करते हैं कैल्सिनेशन, रिवर्बरेटरी फर्नेस में करवाते हैं हम। इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन air or oxygen, the concentrated ore heated below or up to, यानी उससे थोड़ा कम ही होना चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट। देन impurities organic impurities या organic volatile substance moisture or globonomy and carbonates, sulfates, sulfides and generally nitrates, मेटलिक नाइट्रेट। ये मेटल के हम कार्बोनेट, सल्फेट, सल्फाइड्स, नाइट्रेट या फिर जनरली ऑक्साइड के लिए भी कर सकते हैं। ऑक्साइड्स ऑफ मेटल कन्वर्ट इनटू मेटलिक ऑक्साइड। ये मेटलिक ऑक्साइड्स में कन्वर्ट होते हैं, यानी कैल्सिनेशन जो करवाते हैं हम कार्बोनेट्स या फिर सल्फेट्स, सल्फाइड्स, नाइट्रेट्स, ऑक्साइड्स का करवाते हैं। ऑक्साइड्स को ऑक्साइड्स में ही क्यों कन्वर्ट कर रहा हूं मैं? क्योंकि हम ऐसा ऑक्साइड्स यूज कर रहे हैं जिस ऑक्साइड के साथ मॉइस्चर या ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी या वोलेटाइल सब्सटेंस प्रेजेंट है, जिनको हम यहाँ से निकाल सकते हैं। इसलिए उसको और प्योरीफाई करने के लिए हम ऑक्साइड रहेगा ऑक्साइड की फॉर्म में ही, लेकिन उसको हम निकालने के लिए, मॉइस्चर वगैरह को निकालने के लिए हमने यहाँ पे कैल्सिनेशन किया उसका। जबकि सल्फाइड ओर के लिए हम रोस्टिंग करते हैं, इनके लिए क्या करते हैं हम? कैल्सिनेशन करते हैं। इनकी डिकम्पोजिशन हो जाता है कार्बोनेट वगैरह का, और वो किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? वगैरह का डिकम्पोजिशन हो जाएगा और वो कन्वर्ट किसमें हो जाएंगे? ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट, मार्बल और लाइमस्टोन, इट इज ओर ऑफ कैल्साइट स्ट्रक्चर होती है इसकी, कैल्साइट, इट इज ओर ऑफ कैल्शियम। जब इसको हम हीट करेंगे, कैल्सिनेशन कर रहे हैं इसका, तो हीटिंग कर रहे हैं, कहां तक करेंगे? बिलो मेल्टिंग पॉइंट और अप टू मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा नहीं जानी चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट से कम ही रहनी चाहिए। देन इट कन्वर्ट इनटू कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। इसी टाइप से FeCO3 है, सिडेराइट, इसको भी जब हम हीट करेंगे देन इट कन्वर्ट इनटू FeO प्लस CO2, ये भी इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। इसी टाइप से मैं बात कर रहा हूँ एल्यूमिना की, एल्यूमिना के साथ मॉइस्चर हो सकती है विच इज ऑक्साइड हो,
तो जब एल्यूमिना को Al2O3 मॉइस्चर इसके साथ है या फिर ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी वोलेटाइल इम्प्योरिटीज इसके साथ प्रेजेंट है, इसको भी हम हीट करके Al2O3 प्योर में कन्वर्ट कर सकते हैं। मॉइस्चर जो होगा वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा यहाँ से। कैल्सिनेशन यूज किया है हमने यहाँ पे। इसी टाइप से Fe2O3 हेमेटाइट है, ऑक्साइड ओर है, या फिर Fe3O4 मैग्नेटाइट है, ऑक्साइड ओर है। इनको भी हीट करके हम कन्वर्ट तो उसी में रखते हैं Fe2O3 एंड Fe3O4 में, लेकिन इसके साथ इम्प्योरिटीज पास्ट अवे इम्प्योरिटीज यहां से हट जाएंगी। तो इम्प्योरिटीज को हटाने के लिए जनरली हम यूज करते हैं इनको। इसी टाइप से लेड सल्फेट है PbSO4, हीट करेंगे इसको, देन इट कन्वर्ट इनटू PbO प्लस SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड में, या फिर SO2 प्लस हाफ O2 इसमें कन्वर्ट हो जाती है। तो सल्फेट के लिए भी कर सकते हैं, सल्फाइड के लिए भी कर सकते हैं। अगर हम लेड का सल्फाइड यूज करते हैं PbSO3 तो इसको हीट करेंगे, देन इट कन्वर्ट इनटू PbO प्लस SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस की फॉर्म में रिमूव हो जाएगी। इसका मतलब कहने का मतलब ये है कि कार्बोनेट, नाइट्रेट वगैरह के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। अगर हम मैग्नीशियम नाइट्रेट यूज कर रहे हैं MgNO3, देन इट कन्वर्ट इनटू MgO प्लस NO2 प्लस हाफ O2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में बनता है और ऑक्सीजन बनती है और मैक्सिमम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो नाइट्रेट को भी करा सकते हैं, कार्बोनेट को भी करा सकते हैं, सल्फेट को भी करा सकते हैं, सल्फाइड को भी करा सकते हैं और ऑक्साइड को भी करा सकते हैं हम। लेकिन यहाँ पे हम किसकी प्रेजेंस नहीं लेते, एयर की प्रेजेंस नहीं लेते। रिवर्बरेटरी फर्नेस में कन्वर्ट करते हैं। सेकंड इज रोस्टिंग। रिवर्बरेटरी फर्नेस या फिर ब्लास्ट फर्नेस यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। ब्लास्ट फर्नेस और रिवर्बरेटरी, उसके लिए हम रिवर्बरेटरी फर्नेस यूज करते हैं। किसके लिए करते हैं, सल्फाइड ओर के लिए। सल्फाइड ओर या कंसंट्रेटेड सल्फाइड ओर हीटेड बिलो और अप टू, ज्यादा नहीं होना चाहिए, उससे कम ही रहना चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट विथ एयर और ऑक्सीजन इन फर्नेस, देन सल्फाइड ओर convert into metallic oxide। सल्फाइड और मेटलिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। कब तक हीट करते हैं उसको, मेल्टिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर तक हीट करते हैं, एयर की प्रेजेंस में करते हैं। रिवर्बरेटरी फर्नेस या ब्लास्ट फर्नेस यूज कर सकते हैं। सल्फाइड और फॉर एग्जांपल PbS विच इज गैलेना, इसको जब हीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, देन इट कन्वर्ट इनटू PbO, लेड के ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड सल्फर डाइऑक्साइड, रिएक्शन को बैलेंस नहीं किया मैंने, सल्फर जो थी इसके साथ कंटेंट वो सल्फर डाइऑक्साइड की फॉर्म में यहाँ से रिमूव हो जाएगी। इसी टाइप से HGS है विच इज सिनाबार, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट होगी, रोस्टिंग होगा, रोस्ट करेंगे इसको हम, देन इट कन्वर्ट इनटू HgO प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। इसी टाइप से हम Cu2S यूज कर सकते हैं। कॉपर ग्लास यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, कॉपर ग्लास Cu2S, इसको ऑक्सीजन के साथ हीट करेंगे, देन कन्वर्ट इनटू Cu प्लस SO2, कॉपर और सल्फर डाइऑक्साइड, रिएक्शन को बैलेंस नहीं किया मैंने, सल्फर डाइऑक्साइड गैस यहाँ से रिमूव होती है। दूसरा फॉर एग्जांपल CuFeS2, कॉपर पायराइट, या फिर इसको हम बोलते हैं चैल्कोपायराइट। इसको भी जब हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करते हैं, देन इससे दो टाइप के ऑक्साइड बनते हैं, CO बनता है और FeO बनता है। आयरन का ऑक्साइड भी बनता है, प्लस में सल्फर डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे जो आयरन का ऑक्साइड है, यहाँ पे जो आयरन का ऑक्साइड हम यहाँ पे बना पा रहे हैं या बन रहा है इसके साथ, विच इज मैट्रिक्स हेयर,
और इस मैट्रिक्स को हटाने के लिए या फिर गैंग है ये, इस गैंग को हटाने के लिए, मैट्रिक्स को हटाने के लिए यहां पे FU है, इसको हटाने के लिए यहां पे हम एक फ्लक्स यूज करते हैं और फ्लक्स इज SiO2, क्योंकि कॉपर का ओर है जनरली ये, तो क्यूप्रिक ऑक्साइड की फॉर्म में आ गया, आयरन भी ऑक्साइड की फॉर्म में इसके साथ है, तो FeO को हटाने के लिए विच इज मैट्रिक्स और गैंग हम एक फ्लक्स यूज करते हैं SiO2, और वहां पे मैंने बता दिया कि FeO SiO2 के साथ रिएक्शन करके, ये तो था मैट्रिक्स और ये लिया हमने फ्लक्स, दोनों की रिएक्शन से FeSiO3 बनता है विच इज स्लैग, और इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं स्मेल्टिंग। यानी स्मेल्टिंग एक वो प्रोसेस है जिसमें हम रोस्टिंग या फिर कैल्सिनेशन में ही करवा सकते हैं, जिसमें अगर हमें पता है कि इसके साथ ये मैट्रिक्स या गैंग प्रेजेंट है, एसिडिक है, तो हम बेसिक फ्लक्स वहां पे यूज कर सकते हैं, और बेसिक है तो हम एसिडिक फ्लक्स वहां पे यूज कर सकते हैं। यानी स्मेल्टिंग भी एक टाइप की प्रोसेस होगी जो मैं अभी क्लियर करूंगा आपको। इसमें दो चीजें हैं कि कार्बोनेट वगैरह है, कार्बोनेट को और को हम ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लेते हैं, ऑक्साइड और जनरली ऑक्साइड है ही कैल्सिनेशन से करते हैं, सल्फेट को भी ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लेते हैं, सल्फाइड को भी ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, सल्फाइड को भी रोस्टिंग से ऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हमें क्या जरूरत है, हम किसी मेटलिक सल्फाइड को डायरेक्ट रिड्यूस करके मेटल में कन्वर्ट क्यों नहीं कर पा रहे? हम पहले उसको ऑक्साइड में कर रहे हैं, मेटलिक ऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहे हैं, और उसके बाद उसके रिडक्शन से मेटल को फाइंड करेंगे। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जो मेटलिक सल्फाइड होते हैं आर थर्मोडायनेमिकली more stable than कार्बन डाइसल्फाइड। कार्बन डाइसल्फाइड से थर्मोडायनेमिकली ये ज्यादा स्टेबल होते हैं, इसलिए मेटलिक सल्फाइड को हम पहले ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। डायरेक्ट मेटलिक सल्फाइड को कार्बन से रिड्यूस नहीं करते हैं, जनरली हम रिडक्शन में कार्बन यूज करते हैं। जो मेटलिक ऑक्साइड है उसके रिडक्शन में क्या यूज करते हैं? कार्बन यूज करते हैं। कार्बन के साथ ट्रीट होकर वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है और मेटल सेपरेट हो जाती है। यानी दो चीजें लेके चल रहा हूं मैं, जैसे ZnS है, इसको हमें रिड्यूस करना है कार्बन से, देन कार्बन से रिड्यूस करेंगे, देन इट कन्वर्ट इनटू Zn+CH2, कार्बन डाइसल्फाइड में कन्वर्ट होना चाहिए। या फिर ZnO है और इसको हम कार्बन से रिड्यूस करते हैं, देन Zn+CO2, कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। तो कार्बन डाइसल्फाइड जो होती है वो क्या होती है? कम स्टेबल होती है मेटलिक सल्फाइड से। तो मेटलिक सल्फाइड ज्यादा स्टेबल है कार्बन डाइसल्फाइड से, इसलिए कार्बन के साथ ट्रीटमेंट नहीं होगा। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो मेटलिक ऑक्साइड से ज्यादा स्टेबल होती है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज कार्बन डाइसल्फाइड से भी ज्यादा स्टेबल होती है, थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल देन कार्बन डाइसल्फाइड एंड मेटलिक सल्फाइड। इसलिए हम सल्फाइड को पहले ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि ऑक्साइड को हम इजीली कार्बन से रिड्यूस करवा सकें। इसलिए रोस्टिंग प्रोसेस के अंदर हम सल्फाइड को ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जनरली 3-4 बार पूछा गया क्वेश्चन है, क्या जब हमारे पास सल्फाइड तो हम सल्फाइड को ही डायरेक्ट कार्बन से रिड्यूस क्यों नहीं करवा पाते, हम ऑक्साइड को कार्बन से रिड्यूस क्यों करवाते हैं? तो थर्मोडायनेमिकली एक्सप्रेशन है कि थर्मोडायनेमिकली कौन किससे ज्यादा स्टेबल है, इसलिए हम क्या करवाते हैं। एक तो होगी ये। दूसरी कंडीशन ये है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि SnO2 is oxide of, it is cassiterite, it is oxide of, but roasting is used for this। फिर भी इसके लिए रोस्टिंग यूज करते हैं हम, क्यों, वाई? तो यहाँ इस क्वेश्चन का आपको ये जवाब देना है कि जो SnO2 होता है, कैसिटेराइट होता है, इसके साथ में सल्फर की इम्प्योरिटी एक लार्ज अमाउंट में होती है। तो उस सल्फर को हटाने के लिए यहाँ पे हम इसके लिए रोस्टिंग यूज करते हैं। ड्यू टू इम्प्योरिटी ऑफ सल्फर present in large amount
विथ कैसिटेराइट। तो हम इसलिए क्या यूज करते हैं, रोस्टिंग यूज करते हैं कैसिटेराइट के लिए, जबकि ये एक ऑक्साइड ओर है। तीसरा ये पूछा जाता है कि जब इतनी ज्यादा सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म होती है, हम रोस्टिंग कराते हैं, क्योंकि सभी मेटलर्जी का प्रोसेस जो होती है वो इंडस्ट्रियल है। इंडस्ट्रियल होने के बाद जब सल्फर डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होगी तो एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा होगा। तो सल्फर डाइऑक्साइड का हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का ये जवाब है कि सल्फर डाइऑक्साइड जो इंडस्ट्रीज से रिलीज होती है उसको इकट्ठा किया जाता है और सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट किया जाता है। SO2 released from industries convert into H2SO4। उसको H2SO4 में इस टाइप से कन्वर्ट करते हैं कि SO2 को हाफ ऑप्शन से साथ ट्रीट करवा के डाई वेनेडियम पेंटाऑक्साइड V2O5 की प्रेजेंस में, जो कि आगे आएगा, इट इज कॉन्टैक्ट प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, इसकी प्रेजेंस में इसको हीट करते हैं हम। तो हीट करते हैं देन इट कन्वर्ट इनटू SO3 और SO3 को सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर डिसॉल्व कर लेते हैं, देन इट कन्वर्ट इनटू ओलियम H2S2O7 ओलियम, और ओलियम को वाटर डिजायर्ड वाटर में डिसॉल्व करके हम इसको H2SO4 में कन्वर्ट कर लेते हैं। रिएक्शन को अगर बैलेंस लेके चलूँ, यहाँ तक बैलेंस है, H2SO4 के साथ ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगी और H2O के साथ इट कन्वर्ट इनटू 2H2SO4। तो सल्फ्यूरिक एसिड हम फॉर्मेट कर लेते हैं इससे। ये था रोस्टिंग की। रोस्टिंग प्रोसेस में क्या होता है, अब रोस्टिंग प्रोसेस में यहाँ पे ये भी पूछा जाता है कि अप टू मेल्टिंग पॉइंट और बिलो मेल्टिंग पॉइंट हम क्यों करते हैं, उससे मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा टेम्परेचर पे हम क्यों नहीं कर पाते हैं, तो इसका भी बेसिक रीजन है। Why roasting or calcination both heating take place up to or below melting point। इसका रीजन ये है कि मेल्टिंग पॉइंट से ऊपर का टेम्परेचर अगर हम लेंगे तो जो मेटल बनती है, मेटल लिक्विड स्टेट में बनेगी, लिक्विड स्टेट में मेटल वेपराइज्ड हो जाएगी, तो मेटल कंटेंट हमारे पास कम बचेगा। हम उसको, जो हमें क्या बनाना है, एक्सट्रैक्ट करना है मेटल को, मेटल वेपराइज्ड अगर हो गई तो उसको हम इकट्ठा नहीं कर पाएंगे, ब्लॉन अवे हो चुकी होगी, यानी कि एट अबव मेल्टिंग पॉइंट मेटल कन्वर्ट इनटू liquid state and it blown up in phase of gas from furnace। for example HCS है, इसको हमने ऑक्सीजन के साथ, सिनाबार ऑक्सीजन के साथ हमने क्या किया, इसको हीट किया रोस्टिंग में, then it convert into HCO plus SO2 सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ। और अगर और भी हीट कर दिया हमने above melting point, then it decomposed and convert into Hg, मरकरी बनेगी जो लिक्विड स्टेट में होगी, एंड हाफ ऑफ O2। डिकम्पोजिशन की वजह से इसकी वेपर भी बन सकती है, तो वेपराइज हो सकती है हाई टेम्परेचर की कंडीशन में। तो वेपर की प्रेजेंस में क्या होगी, हट जाएगी यहाँ से, तो हमें बनाना मरकरी था और उसमें क्वांटिटी उसकी कम हो जाएगी, तो मैक्सिमम यील्ड हमें नहीं मिल पाएगी। तो ये क्वेश्चन इनमें पूछे जाते हैं। देन इंपोर्टेंट टर्म जो हम रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में ही ले सकते हैं, एक तो मैंने अभी बता दिया आपको स्मेल्टिंग प्रोसेस, जिनके नाम भी आएंगे यहाँ पे। एक तो स्मेल्टिंग, लिख सकते हैं हम, इन केस ऑफ रोस्टिंग और कैल्सिनेशन और रिडक्शन, तीनों प्रोसेस में कहीं पे भी स्मेल्टिंग यूज कर सकते हैं हम, रोस्टिंग, कैल्सिनेशन और रिडक्शन। द इम्प्योरिटीज removed by flux
रिमूव बाय फ्लक्स, फ्लक्स यहाँ पे यूज करते हैं। एंड हीट W, मेल्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड स्मेल्टिंग, इसको हम नाम देंगे स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम फ्लक्स डालते हैं और किसको हटाने के लिए, इम्प्योरिटी को हटाने के लिए। तो फ्लक्स को जब हम यूज करेंगे तो उस प्रोसेस को नाम दे देंगे हम स्मेल्टिंग। फॉर एग्जांपल एक तो मैंने अभी बता दिया आपको कि CuFeS2 है कॉपर पायराइट, एक्चुअल में कॉपर का ओर है, फिर भी आयरन रिफाइन करते हैं लेकिन आयरन कम क्वांटिटी में होता है इसके अंदर। तो इसको हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसकी रोस्टिंग करते हैं। पहले रोस्टिंग की वजह से ये कन्वर्ट होता है CuO प्लस FeO प्लस सल्फर डाइऑक्साइड में। अब FeO क्या हो गया, यहाँ पे गैंग हो गया, इम्प्योरिटी है। तो इम्प्योरिटी को हटाने के लिए हम एक फ्लक्स यूज कर रहे हैं यहाँ पे SiO2, और इसको FeO को FeSiO3 के अंदर कन्वर्ट करके, स्लैग में कन्वर्ट करके, जो कि फ्यूजिबल सब्सटेंस होता है जिसको हम सेपरेट कर सकते हैं। एक तो कंडीशन हो गई ये। या दूसरी कंडीशन ये ले सकते हैं कि जैसे किसी कंपाउंड के साथ, आयरन के साथ इम्प्योरिटीज है, किसी कार्बन वगैरह की या फिर स्टेनम की, टिन की, लेड की, उनको हटाने के लिए हम कार्बन यूज कर लेते हैं विच इज ऑल्सो फ्लक्स। कैल्शियम कार्बोनेट यूज कर सकते हैं विच इज ऑल्सो फ्लक्स। तो उस कंडीशन में इसको नाम देंगे हम स्मेल्टिंग। यहीं पे एक चीज और यूज करते हैं हम, जनरल टर्म्स में ही सेकंड नंबर पे ले रहा हूं मैं, जनरल टर्म्स में ही सेकंड नंबर पे है क्यूपेलेशन। कब करते हैं, व्हेन मिक्सचर ऑफ सिल्वर एंड लेड, जब सिल्वर और लेड का मिक्सचर होता है, यानी कि ऐसा ओर होता है, सिल्वर का ओर है जैसे Ag2S है, और लेड का ओर भी है PbS, दोनों एक साथ प्रेजेंट है, या फिर PbS ज्यादा क्वांटिटी में और AgS कम में है तो भी दोनों एक साथ प्रेजेंट है। यहाँ पे हमारे पास ये जो ओर का मिक्सचर है ये सिल्वर ओर है, यानी कि इट इज इम्प्योरिटी, ये इम्प्योरिटी है, और ये ओर किसका है, सिल्वर का है। तो सिल्वर को सेपरेट करना है इसके साथ, तो हम क्या करते हैं, क्रूसिबल यूज करते हैं, और क्रूसिबल को ही नाम देते हैं क्यूपेल, इसलिए नाम दिया इसका क्यूपेलेशन। और क्रूसिबल के अंदर क्या करते हैं, मिक्सचर को रख देते हैं, मेल्टिंग मिक्सचर पे। तो Ag2S और PbS दोनों को ऑक्सीजन की सप्लाई में, वही रोस्टिंग के केस में करते हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई में इसको हीट करते हैं। हीट करेंगे तो क्या होगा, सिल्वर का तो ऑक्साइड बन जाएगा, Ag2O जो कि डिकम्पोज हो जाएगा बाद में, डिकम्पोज से ये Ag प्लस में हाफ O2 में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि सिल्वर ऑक्साइड अनस्टेबल है। तो क्यूपेलेशन उन मेटल्स के लिए कर सकते हैं जिनकी ऑक्साइड्स अनस्टेबल होते हैं। उसके साथ साथ जो लेड का ऑक्साइड बनेगा, प्लस में सल्फर डाइऑक्साइड बनेगी, तो सल्फर डाइऑक्साइड रिमूव हो जाएगी। लेड का ऑक्साइड होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, इसलिए वेपराइज हो जाता है। इस कंडीशन को हम नाम देंगे क्यूपेलेशन। कुछ क्वांटिटी लेड ऑक्साइड की वेपराइज हो जाती है, कुछ क्वांटिटी एब्जॉर्ब हो जाती है क्रूसिबल से या क्यूपेल से, और क्यूपेल एब्जॉर्ब कुछ क्वांटिटी लेड ऑक्साइड की कर लेता है, इसलिए प्रोसेस को नाम दिया क्यूपेलेशन। और ये भी हम रोस्टिंग में ही करते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि सिल्वर के सल्फाइड के साथ या सिल्वर ग्लांस के साथ लेड सल्फाइड मींस गैलेना की इंप्योरिटी होती है, इसको हटाने के लिए क्यूपेलेशन यूज किया जाता है। क्रूसिबल में मिक्सचर को मोल्टन स्टेट में डाल दिया जाता है और रोस्टिंग करवाई जाती है, मोल्टन मेल्टिंग पॉइंट से थोड़े कम टेम्परेचर पे। रोस्टिंग से क्या होता है, सिल्वर का ऑक्साइड डिकम्पोज होकर सिल्वर में कन्वर्ट हो जाता है, सिल्वर का ऑक्साइड बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड रिमूव हो जाती है फर्नेस से, और लेड ऑक्साइड जो क्रूसिबल के हार्ट में बनता है, लेड ऑक्साइड वो कुछ क्वांटिटी में तो वेपराइज हो जाता है, कुछ क्वांटिटी में क्रूसिबल उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, इसलिए प्रोसेस इज कॉल्ड क्यूपेलेशन। ये मैंने बताया क्यूपेलेशन ये कब करते हैं, जब सिल्वर के ओर के साथ लेड की इंप्योरिटी हो, और अगर लेड के ओर के साथ सिल्वर की इंप्योरिटी हो तो हम पार्क एंड पैटिंसन प्रोसेस यूज करते हैं, वो आगे बताऊंगा मैं आपको। थर्ड, पायरोमेटलर्जी। पायरो मींस होता है हाई टेम्परेचर या हाई हीट। जनरली जो हम प्रोसेस यूज कर रहे हैं मेटलिक एक्सट्रैक्शन में, उसमें हीटिंग की प्रोसेस जनरली यूज कर रहे हैं। एंड रोस्टिंग और कैल्सिनेशन दोनों के अंदर हीटिंग कर रहे हैं हम, और मेटलिक ऑक्साइड है या फिर मेटलिक सल्फाइड है उसको हम मेल्टिंग पॉइंट से थोड़े कम टेम्परेचर पे हीट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ
कि हम उनको टेम्परेचर बहुत ज्यादा दे रहे हैं क्योंकि वो सॉलिड स्टेट में होते हैं, टेम्परेचर बहुत ज्यादा दे रहे हैं, इसलिए इसको हम नाम देंगे पायरोमेटलर्जी। मींस एक्सट्रैक्शन प्रोसेस जिसमें हीटिंग, हायर हीटिंग इन्वॉल्व होती है, विच इज कॉल्ड पायरोमेटलर्जी। एक्सट्रैक्शन प्रोसेस which contain higher temperature or heat like calcination or roasting or reduction by chemical process at higher temperature is called pyrometallurgy। तो जनरली मेटल्स के लिए मैं आपको एलिंगम डायग्राम में आपको बताऊंगा कि हमें हायर टेम्परेचर की नीड क्यों होती है, नेक्स्ट क्लास में आएगा हूं। ये थी जनरल टर्म्स जो यूज होती हैं। अब हमारे पास आ चुका मेटलिक ऑक्साइड। मेटलिक ऑक्साइड का हमें करना है रिडक्शन, तो हम रिडक्शन की प्रोसेस यूज करेंगे। रिडक्शन ऑफ मेटलिक ऑक्साइड। मेटलिक ऑक्साइड का रिडक्शन। नंबर फर्स्ट, केमिकल रिएक्शन, जिसे मैं ले रहा हूं केमिकल रिएक्शंस में आपकी केमिकल रिएक्शन, उसमें भी नंबर फर्स्ट ले रहा हूं मैं रिडक्शन बाय कार्बन। कार्बन एक गुड रिड्यूसिंग एजेंट है। और हायर टेम्परेचर पे मेटलिक ऑक्साइड को हम यहां से रिड्यूस करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल जिंक, जिंक का जो ऑक्साइड है वो कार्बन के साथ ट्रीट होता है approximately equal to 1400 degree centigrade and it convert into Zn plus CO2। कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है इस टेम्परेचर पे। यानी कार्बन से हम जिंक ऑक्साइड को रिड्यूस करवा के जिंक में कन्वर्ट कर लेते हैं। रिडक्शन क्यों हो गया? क्योंकि जिंक यहाँ पे +2 में है, यहाँ पे जिंक किस में आ चुका है? 0 में आ गया। कार्बन इसको रिड्यूस कर चुका है, कार्बन यहाँ पे 0 में, कार्बन यहाँ पे +4 में आ चुका है। इसी टाइप से एल्यूमिनियम को रिड्यूस कर सकता है कार्बन, Al2O3 कार्बन से रिड्यूस करवाते हैं एल्यूमिनियम को भी। अप्रोक्सीमेटली 1800 डिग्री सेंटीग्रेड कार्बन एल्यूमिना को रिड्यूस कर देता है, जो आगे भी बताऊंगा मैं एल्यूमिना की प्रोसेस में। करना इनटू एल्यूमिनियम प्लस CO2, एल्यूमिनियम और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। जिंक ऑक्साइड को हम कार्बन से करवाते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड से नहीं करवाते हैं, क्योंकि इन दिस प्रोसेस इफ CO इज यूज्ड, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड यूज की जाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी एक रिड्यूसिंग एजेंट है, देन उस कंडीशन में जब CO यहाँ पे यूज कर लेते हैं, देन रिएक्शन प्रोसीड एट 1800 डिग्री सेंटीग्रेड। तब 1800 कार्बन मोनोऑक्साइड से हम 1800 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर टेम्परेचर पे जिंक ऑक्साइड को रिड्यूस करवा पाते हैं, और कार्बन से हम 1400 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही करवाते हैं। तो हम कार्बन से इसको करवाते हैं, कार्बन से ही इसको करवाते हैं, क्योंकि इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए यहाँ पे भी हाई टेम्परेचर की नीड होती है। बट इन केस ऑफ आयरन ऑक्साइड, अगर लेड के ऑक्साइड की हम बात करें, सॉरी आयरन के ऑक्साइड की अगर बात करते हैं हम, तो आयरन का ऑक्साइड कार्बन से रिड्यूस नहीं करवाते हम उसको कार्बन मोनोऑक्साइड से रिड्यूस करवाते हैं। क्योंकि आयरन का ऑक्साइड जैसे Fe2O3 है या Fe3O4 भी यूज कर सकते हैं, Fe2O3 को कार्बन के साथ अगर रिड्यूस करवाते हैं, देन 189 केल्विन टेम्परेचर की यहाँ पे नीड होगी, एंड इट कन्वर्ट इनटू Fe3O4 प्लस CO2, Fe3O4 प्लस CO2 इस टेम्परेचर पे। लेकिन इसको ही अगर Fe2O3 को ही हम कार्बन मोनोऑक्साइड से रिड्यूस करवाते हैं, देन 400 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही पॉसिबल है रिएक्शन, एंड इट कन्वर्ट इनटू Fe3O4 प्लस CO2। ये रिड्यूस क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे आयरन +3 में है सारे, यहाँ पे भी आयरन किसमें? +3 में। यहाँ पे आयरन दो टाइप के हो गए, एक तो Fe+2 में भी है और एक Fe+3 में भी, यानी कुछ Fe+3 रिड्यूस होकर Fe+2 में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो हम
आयरन के ऑक्साइड को कार्बन से रिड्यूस ना करवा के, क्योंकि हाई टेम्परेचर होता है यहाँ पे, कार्बन मोनोऑक्साइड से रिड्यूस करवाते हैं। थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस के अकॉर्डिंग ये सब चीजें चलती हैं। तो ये था रिडक्शन बाय कार्बन। जनरली मेटलिक ऑक्साइड्स को हम कार्बन से रिड्यूस करवा लेते हैं। सेकेंड, केमिकल प्रोसेस में रिडक्शन बाय हाइड्रोजन। मेटलिक ऑक्साइड को हम हाइड्रोजन से भी रिड्यूस करवाते हैं, बट इट इज एक्सपेंसिव। ये एक्सपेंसिव भी है और डेंजरस भी है। डेंजरस कंडीशन भी होती है इसकी, क्योंकि हाइड्रोजन गैस होती है। हाइड्रोजन गैस का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है, लेकिन एक्सपेंसिव प्रोडक्शन होता है, उसको हम यूज करते हैं। तो जनरली उन मेटलिक ऑक्साइड्स के लिए यूज करते हैं जो कार्बन से रिड्यूस नहीं हो पाते हैं। कार्बन से रिड्यूस नहीं होते हैं उन मेटलिक ऑक्साइड्स के लिए हम हाइड्रोजन से उसको रिड्यूस करवाते हैं। एक्सपेंसिव है ये। फॉर एग्जांपल टंगस्टन ऑक्साइड WO3, इसको हाइड्रोजन के साथ हायर टेम्परेचर पे हीट करवाते हैं। टंगस्टन का ऑक्साइड है, देन इट कन्वर्टेड टू टंगस्टन प्लस H2O, रिड्यूस हो जाता है टंगस्टन। फॉर एग्जांपल निकल ऑक्साइड NiO, हाइड्रोजन से ट्रीट करवाते हैं इसको हम, देन इट कन्वर्टेड टू निकल प्लस H2। यानी कि एक्सपेंसिव है, फिर भी उन ऑक्साइड्स के लिए यूज करते हैं जिनके लिए बाकी और मेथड हम यूज नहीं कर पाते हैं। और हाइड्रोजन है वो एल्यूमिना और B2O3 को रिड्यूस नहीं कर पाती। हाइड्रोजन कैन नॉट रिड्यूस Al2O3 और B2O3। Al2O3 और B2O3 को रिड्यूस नहीं कर पाती। थर्ड, हम यहाँ पे मेथड ले सकते हैं, किसी मेटल से हम रिड्यूस करवा लें। मेटल कौन सी लेंगे? लो SRP मेटल यूज कर लेंगे। लो SRP मेटल से हाई SRP मेटल को हम रिड्यूस करवा सकते हैं। तो इस कंडीशन में हम दो मेथड यूज कर सकते हैं, रिडक्शन बाय मेटल। रिडक्शन बाय मेटल, इसमें एक तो प्रोसेस यूज कर रहे हैं हम, क्रॉल्स प्रोसेस, क्रॉल्स मेथड और प्रोसेस। रिड्यूस बाय मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से हम रिड्यूस करवा सकते हैं इसको। टाइटेनियम को रिड्यूस करवाते हैं यहाँ पे हम, टाइटेनियम TiCl4 और TiO बाय मैग्नीशियम। क्लोराइड है इसका, क्लोराइड की फॉर्मेशन है, टाइटेनियम का क्लोराइड भी मिलता है। तो मैग्नीशियम के साथ जब इसको ट्रीट करवाते हैं, हीट करते हैं, देन इट कन्वर्टेड टू टाइटेनियम प्लस MgCl2। बैलेंस कर लेना रिएक्शंस को, मैग्नीशियम के क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाती है। तो हम टाइटेनियम से इस टाइप से करवा सकते हैं। दूसरी मेथड हम यहाँ यूज कर सकते हैं, गोल्डस्मिथ एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस। used for chromium, iron, manganese and cobalt oxides। एल्यूमिनियम से इनको रिड्यूस करते हैं, इनके ऑक्साइड्स को। Cr2O3 प्लस एल्यूमिनियम, इट कन्वर्टेड टू Al2O3 प्लस Cr। तो Cr यहाँ पे बाहर निकल जाएगा, दो ऑप्शन यहाँ पे था, 2 एल्यूमिनियम यहाँ पे हम यूज कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल Mn2O3 मैग्नीज का ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम के साथ इसको ट्रीट करेंगे, कन्वर्टेड टू Al2O3 प्लस 2Mn, मैग्नीज सेपरेट हो जाएगा। कंप्लीट मिक्सचर ऑफ दिस मेटलिक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड मेटल, इस मिक्सचर को हम नाम देते हैं थर्माइट। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि थर्माइट क्या है। तो थर्माइट क्या है? इट इज मिक्सचर ऑफ metal, any metal and its oxide and aluminum and its oxides, means complete जो molten mixture which is called thermite, यानी it is also called thermite। Process is called Goldschmidt aluminothermite process and chromium, iron, manganese, cobalt इनके oxides को हम यहाँ से reduce करवा लेते हैं। ये metal के साथ डिस्प्लेसमेंट से हुई है, तो मेटल डिस्प्लेसमेंट मेथड में भी इसको हम यूज कर सकते हैं। ये थी केमिकल रिडक्शन। जनरली कार्बन से करवाते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड से करवाते हैं, या फिर एक्सपेंसिव होता है हाइड्रोजन से, यानी जिनका बाकी प्रोसेस से नहीं हो पाता उनके लिए हाइड्रोजन यूज करते हैं, या फिर एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस। सेकेंड, मेटल डिस्प्लेसमेंट मेथड।
नेटिव मेटल्स के लिए किया जाता है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बता दिया सिल्वर और गोल्ड के लिए किया जाता है और हाइड्रोमेटलर्जी के अंदर आता है। सिल्वर का साइनाइड कौन सी प्रोसेस से बन के आया हुआ था, और गोल्ड का साइनाइड प्रोसेस कौन सी फॉर्म हुई थी, साइनाइड प्रोसेस से। साइनाइड प्रोसेस का दूसरा नाम था मैक और था फॉरेस्ट प्रोसेस। इससे फॉर्मेट थे इनकी हमने जिंक के साथ लो एसआरपी मेटल के साथ डिस्प्लेस करवा लिया था, देन इट कन्वर्ट इनटू Zn, कॉम्प्लेक्स बन रहा है Cl4 -2 and it is also converted into Zn Cl4 -2। प्लस में यहाँ से सिल्वर सेपरेट हो जाएगी और प्लस में यहाँ पे गोल्ड सेपरेट हो जाएगा। रिएक्शन नीचे वाली को बैलेंस है, ऊपर वाली को बैलेंस करने के लिए आप यहाँ पे 2 यूज कर सकते हो, देन यहाँ पे 2 आ जाएगा। ये जो कॉम्प्लेक्स बना ये सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स है और मेटल वो डिपॉजिट होकर सेपरेट हो जाएगी, यानी कि इनर्ट मेटल या फिर नेटिव मेटल्स के लिए हम यूज कर सकते हैं। इट इज हाइड्रोमेटलर्जी। सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स का नाम क्या है, टेट्रासाइनो जिंकेट सेकेंड आयन, यानी जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +2 है और यहाँ पे सिल्वर की +1 है और गोल्ड की +3 है। इस टाइप से करते हैं। और इस प्रोसेस में मैंने आपको बता दिया था कि ऑक्सीडेशन की प्रोसेस है, मतलब रिडक्शन है। तो इससे पहले वाली जो प्रोसेस थी मैक आर्थर प्रोसेस, उसमें ऑक्सीजन को हम यूज करते हैं, एयर को यूज करते हैं। थर्ड इज सेल्फ रिडक्शन और ऑटो रिडक्शन। सेल्फ रिडक्शन और ऑटो रिडक्शन यानी कि अपने आप इन प्रेजेंस ऑफ, जब रोस्टिंग चल रही होती है तब सेल्फ रिडक्शन होता है, मींस ये सल्फाइड और का होता है। वही रिवर्बरेटरी फर्नेस में इन केस ऑफ रोस्टिंग के साथ साथ ही सेल्फ रिडक्शन भी चल रहा होता है। यानी कि अगर हम बात करें क्यूप्रस सल्फाइड की तो Cu2S है, कॉपर ग्लास था, रोस्टिंग करवा रहे हैं हम इसकी, रोस्टिंग से उसी रिएक्शन मिक्सचर के अंदर Cu2O बन रहा है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन रही है। अभी जो Cu2O है, जो क्यूप्रिक ऑक्साइड बना, वो बचे हुए क्यूप्रिक सल्फाइड को रिड्यूस करने लगता है क्योंकि हीट चल रही है वहां पे। तो उस कंडीशन में इन दोनों के बीच में कोई रिएक्शन मिक्सचर में ये भी रहेगा और ये भी रहेगा, सल्फर डाइऑक्साइड रिमूव हो जाएगी, तो इन दोनों की भी रिएक्शन होने लगती है। देन Cu2S plus Cu2O 2Cu2 react by heating, it is self reduction and it convert into 6 of Cu plus sulfur dioxide। बैलेंस लिया मैंने रिएक्शन 6 Cu के अंदर, ये जो कॉपर बचेगा और सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ से रिमूव हो जाएगी और ये जो कॉपर आता है विच इज कॉल्ड ब्लिस्टर्ड कॉपर, इसको नाम देते हैं ब्लिस्टर्ड कॉपर। व्हाई इट इज ब्लिस्टर्ड कॉपर, क्योंकि हायर टेम्परेचर पे चल रहा है, मोल्टन मिक्सचर है, उस कंडीशन में कॉपर जो बना हुआ है हलवे टाइप है, उसके अंदर से सल्फर डाइऑक्साइड जैसे जैसे उसको हम हिलाते जाएंगे, हिलता रहेगा वो, तो सल्फर डाइऑक्साइड सेल्फ रिडक्शन से रिमूव होती रहेगी। और सल्फर डाइऑक्साइड अगर सेल्फ रिडक्शन से रिमूव हो रही है उसके अंदर से, तो उस कंडीशन में इसके ऊपर कॉपर के जो सरफेस है उसके ऊपर स्पॉट हो जाएंगे और उस स्पॉटिंग की वजह से हमने नाम दिया इसको ब्लिस्टर्ड कॉपर। इट इज नॉट प्योर कॉपर, ये प्योर कॉपर नहीं है। इनके बाद हम रिफाइनिंग प्रोसेस यूज करेंगे जिनसे इनको अल्ट्रा प्योर हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये कॉपर का हो गया। इसी टाइप से लेड सल्फाइड, यानी रोस्टिंग के टाइम में ही ऑटो रिडक्शन होता है मेटल का। फॉर एग्जांपल पीबीएस है, गैलेना, ये जनरली मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं ताकि ये याद हो जाए आपको। प्लस में ऑक्सीजन, इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो पीबीओ प्लस सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। अब ये जो पीबीओ बना ये सल्फर से इसके साथ रिएक्शन कर लेगा, देन ये तो कौन सी प्रोसेस होगी, रोस्टिंग, और पीबीओ प्लस पीबीएस इट कन्वर्ट इनटू 3Pb
प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, यहाँ से भी रिमूव हो रही है, यहाँ से भी रिमूव हो रही है, ये ब्लिस्टर्ड लेड बन जाएगा। और ये प्रोसेस थी, ये सेल्फ रिडक्शन की प्रोसेस है, सेल्फ रिडक्शन हो रहा है। इसी टाइप से हम HGS के लिए बता सकते हैं कि HGS जिनाबार, ZNS के लिए भी बता सकते हैं इसको। ये किससे रिएक्शन कर रहा है? ऑप्शन से रोस्टिंग में हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन हो रही है, रोस्टिंग में कन्वर्टेड टू HgO। और मैंने आपको ये भी बताया कि HgO भी हीटिंग से Hg प्लस हाफ O2 में कन्वर्ट हो जाता है, या फिर इसके साथ साथ ये HGS से रिएक्शन करेगा एंड कन्वर्ट इनटू 3 ऑफ Hg, बैलेंस कर लिया मैंने, या Hg लिख रहा हूं मैं इसको, Hg प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, इट इज सेल्फ रिडक्शन। यहाँ पे मरकरी को सेपरेट कर लेते हैं। इसी टाइप से जिंक की रिएक्शन दे सकते हैं हम, ZNS स्फेराइड है, इसके ऑक्सीजन के साथ रोस्टिंग की हमने, रोस्टिंग से ही कन्वर्ट हुआ ZNO प्लस सल्फर डाइऑक्साइड में, और ZNS बचा हुआ ZNO से ही रिएक्शन करने लगा, सेल्फ रिडक्शन से ही इट कन्वर्ट इनटू जिंक प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, यानी अपने आप ही उसी टाइम रिवर्बरेटरी फर्नेस में ही रिडक्शन होने लगता है। फोर्थ इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। किसी मेटलिक ऑक्साइड के मोल्टन स्टेट का हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, या फिर क्लोराइड का, नाइट्रेट का, किसी का भी हम मोल्टन स्टेट में जब इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो जो मेटल होती है वो प्रोडक्ट की फॉर्म में रिड्यूस होकर कैथोड पे डिपॉजिट होती है। ये इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस है, यानी कि इसको हम नाम देंगे इलेक्ट्रो मेटलर्जी, इलेक्ट्रिक रिडक्शन को नाम देंगे हम, या इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन को इलेक्ट्रोमेटलर्जी। और किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? प्रिंसिपल है इसका, व्हेन मोल्टन मेटलिक सॉल्ट और ऑक्साइड, मोल्टन मेटलिक सॉल्ट और ऑक्साइड electrolyzed, then metal M plus N reduced and convert into metal deposit on कैथोड, रिड्यूस होके कैथोड पे डिपॉजिट हो जाती है। तो कंडीशन ये है कि हमें मोल्टन स्टेट लेना है तभी ऐसा हो पाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर हम एक्वस स्टेट लेते हैं तो ऐसा नहीं हो पाएगा। ऐसा क्यों नहीं? क्योंकि इन केस ऑफ NaCl की अगर हम बात करें तो मैंने इलेक्ट्रोलिसिस में आपको बता रखा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कि NaCl अगर हम मोल्टन यूज करते हैं तो मोल्टन NaCl में जो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस बनता है इलेक्ट्रोलिसिस का जो प्रोडक्ट बनता है वो कैथोड पे तो सोडियम बनता है और एनोड पे क्लोरीन गैस बनती है। जबकि हम NaCl एक्वस यूज करते हैं और उसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। यहां पे भी हमने इलेक्ट्रोलिसिस किया है और यहां पे भी हमने इलेक्ट्रोलिसिस किया है। तो इसमें कैथोड पे सोडियम प्रिपेयर नहीं होती है, एनोड पे तो इसमें भी क्लोरीन बनती है। प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस एनोड पे तो इसमें भी क्या होता है? क्लोरीन। लेकिन कैथोड पे यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बनती है, यानी सोडियम यहाँ पे डिपॉजिट नहीं होगा कैथोड पे। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें एक्वस स्टेट एल्की मेटल्स की, लो एसआरपी मेटल की एक्वस स्टेट यूज नहीं करनी, हमें उनकी कौन सी स्टेट यूज करनी है? मोल्टन। और मोल्टन स्टेट के लिए हायर टेम्परेचर की नीड होती है इलेक्ट्रोलिसिस के लिए, यानी एक्वस स्टेट में हम उनको नहीं कर सकते। वे मेटल्स जैसे कॉपर, लेड, प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर जो हाइड्रोजन से ऊपर आती हैं एसआरपी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, उन मेटल के मेटलिक सॉल्ट्स को हम एक्वस सॉल्यूशन में रूम टेम्परेचर पे भी इलेक्ट्रोलिसिस करके उनको रिड्यूस करवा सकते हैं और कैथोड पे डिपॉजिट करवा सकते हैं। लेकिन जो मेटल
इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, एसआरपी सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे आती है, उसका हम रूम टेम्परेचर पे एक्वस सॉल्यूशन से उसका क्या नहीं करवा सकते, हम रिडक्शन नहीं करवा सकते, उसको रिड्यूस करवा नहीं सकते, कैथोड पे वो डिपॉजिट नहीं होगी, हाइड्रोजन गैस डिपॉजिट होने लगती है, इसलिए उनके लिए हायर टेम्परेचर की नीड होती है। इसलिए जनरली हम एल्की मेटल्स के लिए ये मेथड यूज नहीं करते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है, एल्की मेटल्स के लिए हम ये मेथड यूज नहीं करते हैं, बाकी के मेटल्स के लिए हम हायर टेम्परेचर पे इस मेथड को यूज कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया है कि एल्यूमिनियम की मेटलर्जी साथ चल रही है। शुरुआत में मैंने बताया कि ग्राइंड कर लिया हमने बॉक्साइट को, बॉक्साइट से चल रहा है, बॉक्साइट को फिर कंसंट्रेट किया हमने लीचिंग से। अब लीचिंग में भी मेथड कौन कौन से यूज किया हमने, बेयर्स मेथड यूज कर लिया एल्कली की प्रेजेंस में, NaOH की प्रेजेंस में, या फिर सल्फेट मेथड यूज किया कार्बन नाइट्रोजन की प्रेजेंस में, या फिर हाल्स मेथड यूज किया सोडियम कार्बोनेट की प्रेजेंस में या एल्कली की प्रेजेंस में। हम उसको एल्यूमिना में कन्वर्ट कर चुके। उसके बाद हमने उसका कैल्सिनेशन किया मेटलिक ऑक्साइड के साथ, मॉइस्चर जो इंप्योरिटीज थी उनको सेपरेट करने के लिए एल्यूमिना के अंदर मॉइस्चर, इंप्योरिटीज और वोलेटाइल इंप्योरिटीज और ऑर्गेनिक मैटर जो प्रेजेंट था उसको सेपरेट करने के लिए हमने उसका कैल्सिनेशन किया। मेटलिक ऑक्साइड हमारे पास है, फिर हम उसका रिडक्शन करवा सकते हैं बाय कार्बन से उसका रिडक्शन करवा सकते हैं, या फिर हम करवा सकते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन फॉर एल्यूमिनियम। तो मैं एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन एल्यूमिना से करवा रहा हूं, विच इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस। एल्यूमिनियम की मेटलर्जी साथ में चली गई है। एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम में ही मैं बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एल्यूमिना, या फिर मैं इसको लिख सकता हूं इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन प्रोसेस फॉर एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के लिए इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन प्रोसेस का नाम है हेराल्ड मेथड और प्रोसेस। इसके अंदर जो सेल यूज किया जाता है, सेल इज कॉल्ड हॉल हेराल्ड सेल। एल्यूमिनियम की मेटलर्जी के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करवाते हैं उसमें जो सेल यूज किया जाता है विच इज कॉल्ड हॉल हेराल्ड सेल। सेल कुछ इस टाइप का है, ये हॉल हेराल्ड सेल है। इसमें हमने क्या किया है, एक आयरन बॉक्स लिया है, आयरन बॉक्स के अंदर की लाइनिंग जो है वो ग्रेफाइट से बनी हुई है। आयरन बॉक्स है, आयरन बॉक्स के अंदर की लाइनिंग किससे बनी हुई है, ग्रेफाइट से, जो कि कैथोड का वर्क कर रही है, और जो ऊपर ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड्स लगाए हुए हैं वो एनोड का वर्क कर रहे हैं। मोल्टन मिक्सचर के अंदर हमने डायरेक्ट एल्यूमिना नहीं लिया है, एल्यूमिना के साथ कुछ इंप्योरिटीज हमने यूज की है। अब क्यों की है उसका एक बेसिक रीजन है कि Al2O3, क्योंकि हमें मोल्टन मिक्सचर लेना है। मिक्सचर कैसे लेना है, मोल्टन। हाँ, तो हाई टेम्परेचर पे होगा, रूम टेम्परेचर पे इसको करवा नहीं सकते हम, क्योंकि एल्यूमिना का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। मोल्टन जो एल्यूमिनियम होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट लगभग 2200 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो अगर केवल एल्यूमिना लेते हैं हम, तो इसको इलेक्ट्रोलिसिस करने के लिए हमें टेम्परेचर को 2200 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर रखना पड़ता, ताकि ये मोल्टन स्टेट में या मेल्टिंग स्टेट में या फिर लिक्विड स्टेट में रहता और फिर इसका इलेक्ट्रोलिसिस होता। तो पूरे एपरेटस का हमें टेम्परेचर 2200 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा रखना पड़ेगा, और उस कंडीशन में इतना टेम्परेचर रखने के लिए हमें हायर हीट की भी नीड होगी, और हायर हीट के साथ साथ ये एक्सपेंसिव भी होगा और उसके साथ ही फीजिबल भी नहीं रहेगा। तो दूसरी कंडीशन एक और है कि अगर हम ऐसा कर भी लें तो भी एल्यूमिना जो होता है Al2O3 विच इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का ये अच्छा कंडक्टर नहीं होता, और अच्छा कंडक्टर नहीं होता तो उस कंडीशन में हम बता सकते हैं कि जितना हम इसको इलेक्ट्रिसिटी देंगे इसकी सेल की एफिशिएंसी उतनी नहीं रहेगी, क्योंकि इसकी कंडक्टेंस कम है। तो हमारे पास जो एल्यूमिनियम की यील्ड आएगी वो बहुत कम होगी। तो ये दो प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम तो क्या है कि हायर टेम्परेचर की नीड रखनी पड़ेगी, दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि कंडक्टर अच्छा नहीं है, तीसरी जो एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम ये है कि इट इज वीक इलेक्ट्रोलाइट। कैसा इलेक्ट्रोलाइट है ये, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो ये डिसोसिएट भी नहीं होगा,
अब डिसोसिएट नहीं हो रहा तो 100% डिसोसिएशन नहीं होगा इसका, तो 100% डिसोसिएशन नहीं हो रहा तो उस कंडीशन में हम एल्यूमिनियम को ऐसे सेपरेट नहीं कर पाएंगे। तो तीन प्रॉब्लम है हमारे पास। एक तो हायर टेम्परेचर की नीड होती है अगर हम केवल ये लें तो, केवल एल्यूमिना यूज करें तो प्योर। दूसरा एक बैड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का है कि आयंस भी बने, आयंस कम बने, इसी वजह से बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। तीसरा ये है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट नहीं है क्योंकि 100% आयोडाइज्ड इसका नहीं होगा। तो इन तीन प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए हमने इनमें इम्प्योरिटीज ऐड की हैं। अब क्या क्या परसेंटेज में इम्प्योरिटीज ऐड की तो आप नोट कर लेना यहाँ पे। जो Al2O3 एल्यूमिना यूज किया हमने, Al2O3 ये तो क्या था आपके पास, मेटलिक ऑक्साइड था जिससे हमें मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है। इट इज 3 to 6%, केवल इसमें 3 से 6% होना चाहिए। दूसरा यूज किया हमने फ्लोस्फार CF2, ये भी 3 to 8% यूज किया हमने, विच इज फ्लक्स हियर, ये यहाँ पे फ्लक्स का वर्क करेगा। तीसरा यूज किया हमने Na3LF6 ट्रायोलाइट, Na3AlF6, ये हमने यूज किया 80 to 85%, सबसे ज्यादा यूज किया है। मींस मेन इलेक्ट्रोलाइट ये है जिसमें एल्यूमिनियम है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट का वर्क ही नहीं कर रहा है एल्यूमिना, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो मेन इलेक्ट्रोलाइट ये है जो यूज होगा। तीसरा यूज किया हमने AlF3, ये भी 3 to 8% यूज करते हैं। इन टोटल 100% मिक्सचर यूज कर लेते हैं। अब ये मिक्स करने के बाद तीनों प्रॉब्लम दूर हो जाती हैं। तीनों प्रॉब्लम दूर होने का मतलब, पहली प्रॉब्लम ये थी कि Al2O3 को अगर हम प्योर रखते तो उस कंडीशन में 2200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखते हैं, और उस कंडीशन में जो एल्यूमिनियम बनती, एल्यूमिनियम का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिनियम नोट कर लेना इसे, वो लगभग 1900 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यानी जो एल्यूमिनियम उस टाइम बनती, हम ये नहीं मिलाते तो उस टाइम एल्यूमिनियम गैसेस स्टेट में बनती और एल्यूमिनियम तो उड़ जाती, लिक्विड स्टेट में आती नहीं। यहाँ पे हमारे पास कैसी एल्यूमिनियम आएगी, लिक्विड स्टेट में आएगी। तीन प्रॉब्लम क्या थी, एक तो बैड कंडक्टर था, दूसरा अच्छा इलेक्ट्रोलाइट नहीं था, तीसरा मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होने की वजह से जो एल्यूमिनियम का प्रोडक्शन होता है वो गैसेस फेज में होता है, जिसको हम इकट्ठा नहीं कर सकते थे इस सेल में। तो इन तीनों प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए हमने इनके अंदर इंप्योरिटीज ऐड की और इस परसेंटेज में की, और इन इंप्योरिटीज के ऐड होने के बाद जो मोल्टन मिक्सचर बना है, ये मिक्सचर जो बना हुआ है, इसका मेल्टिंग पॉइंट आ जाता है वो लगभग 1200 डिग्री सेंटीग्रेड आता है। तो 2200 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर रखने की जरूरत नहीं है, अब हम 1200 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही इसका एक्विसिस करवा सकते हैं इस रेशियो में। तो यहाँ पे तीनों प्रॉब्लम सॉल्व हुई। एक प्रॉब्लम तो क्या थी कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट था Al2O3 ना रह के क्या आ गया, Na3LF6 जो कि मेन इलेक्ट्रोलाइट है, 100% आयोनाइज्ड हो जाएगा ही। दूसरी प्रॉब्लम जो थी बैड कंडक्टर था, इसके अंदर आयंस बनेंगे तो आयंस का प्रोडक्शन अच्छा होगा तो मिक्सचर एक अच्छा कंडक्टर होगा। तीसरी प्रॉब्लम थी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा था, इसलिए एल्यूमिनियम हमें कौन सी फेज में मिलता, गैसेस फेज में। यहाँ पे एल्यूमिनियम कौन सी फेज में मिलेगा हमने, लिक्विड फेज में, क्योंकि टेम्परेचर हमने कम कर लिया, यानी मोल्टिंग जो मिक्सचर है उसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा। क्योंकि इंप्योरिटीज ऐड करते हैं तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है, फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन होने की वजह से मेल्टिंग पॉइंट कम हो गया। अब रिएक्शन क्या होगी, यहाँ से जो एल्यूमिनियम रिड्यूस होकर आएगा, कैथोड है, कैथोड जो अंदर की लाइनिंग बनाएगी, वो एल्यूमिनियम जो रिड्यूस हो गया वो 97 to 99% लिक्विड स्टेट में प्योर होगा, जिसको हम सेपरेट कर लेंगे। इसके बाद मैं इसकी बात करूंगा रिफाइनिंग की, जो रिफाइनिंग प्रोसेस में होगी, विच इज हाल्स प्रोसेस और हुक्स मेथड। हुक्स मेथड से हम इसकी रिफाइनिंग भी करते हैं। तो यहाँ पे जो रिएक्शन हुई वो रिएक्शन क्या क्या इन्वॉल्व हुई, सबसे पहले Na3LF6 इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव कर गया and it convert into 3Na plus Al plus 3 plus 6 of F minus। ये जो Al plus 3 बना, Na plus बना, F minus बना, उसी टाइप से जो ऑक्सीजन थी इसके साथ Al2O3 वो भी डिकम्पोज होने लगा इसके साथ साथ। Al2O3 क्यों डिकम्पोज होगा उसका रीजन बता देता हूं मैं, कि Al plus 3 बना, ये रिड्यूस होगा कैथोड पे, Al plus 3 plus 3 moles of electrons and converted to aluminium, ये रिड्यूस होने लगा कैथोड पे, इट इज रिडक्शन। तो रिएक्शन मिक्सचर में Al plus 3 डिक्रीज हो गई।
अब रिएक्शन मिक्सचर के अंदर Al+3 को कांस्टेंट रखने के लिए Al2O3 डिकम्पोज होने लगेगा, 2 of Al+3 प्लस 3 of O-2। क्या बोला है मैंने कि रिएक्शन मिक्सचर के अंदर जब इलेक्ट्रोलिसिस होता है तो रिएक्शन मिक्सचर में आयंस की कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहती है। तो आयंस की कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहने का मतलब अगर और बचा हुआ है तो आयोनाइज्ड होने के चांसेस और हैं तो उसकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट होगी। तो उस कंडीशन में क्या बताया मैंने कि Al+3 यहाँ पे लिया है, 2Al+3 यहाँ पे लिया, तो इससे 2Al+3 यहाँ पे बना, यहाँ पे यूज हुआ, उसको पूरा करने के लिए यहाँ पे बना, फिर यूज हुआ, फिर डिकम्पोज होगा और बनेगा। तो O-2 जो बना वो कार्बन के साथ, जो कार्बन है आपके पास ग्रेफाइट यहाँ पे यूज किया हमने, उसके साथ रिएक्शन करेगा एंड इट कन्वर्ट इनटू CO2। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बनेगी यहाँ पे, मोल्टन स्टेट में ये कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में इलेक्ट्रॉन। तो ये रिएक्शन तो होगी, ये कैथोड पे होगी और ये रिएक्शन होगी एनोड पे होगी। तो एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो एक तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले जाओगे, एल्यूमिनियम यहाँ से बन जाएगा, फ्लोरीन F- की फॉर्म में इस मिक्सचर के अंदर रहेगा और हमारे पास जो एल्यूमिनियम आएगी वो लगभग 97 to 99% प्योर हो जाएगी। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर 1 किलोग्राम एल्यूमिनियम का प्रोडक्शन करना है हमें तो उसके लिए लगभग 0.5 किलोग्राम मीन्स आधा किलोग्राम कार्बन ग्रेफाइट यूज होगा। यानी नेट रिएक्शन हम इस टाइप से लिख सकते हैं कि यहां पे भी रिडक्शन हम कार्बन से ही करवा रहे हैं। रिडक्शन किससे करवा रहे हैं, यहाँ पे भी हम कार्बन से ही। Al2O3 reduced by carbon and it converted into aluminium प्लस में CO2। रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे हम। 3 है, 2 लगा दिया मैंने यहाँ पे, यहाँ 4 हो गया, यहाँ 3 लगा दिया, 3 लगा दिया, हीट कर ही रहे हैं हम। यानी कि मेन रिएक्शन ये हो रही है कि Al2O3 कार्बन से रिड्यूस हो रहा है और लगभग 1 किलोग्राम एल्यूमिनियम को फाइंड करने के लिए आधा किलोग्राम कार्बन चाहिए। यानी कि 27 मल्टीप्लाई 4 108, 12 into 3 36, इन 36 ग्राम इसका 108 ग्राम में कन्वर्ट करेगा इसको। 1 kg of aluminium produced by 0.5 kg of carbon। यहाँ पे मैंने इसलिए बोला है कि कार्बन की कुछ क्वांटिटी एल्यूमिनियम के साथ डिसॉल्व होकर भी चली जाती है, कुछ क्वांटिटी कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाती है, कुछ क्वांटिटी कार्बन की फ्लोरीन के साथ ट्रीट हो जाती है। लेकिन एग्जैक्टली एल्यूमिनियम 1 किलोग्राम प्रोडक्शन के लिए इसका 0.33 किलोग्राम चाहिए, लेकिन फिर भी 0.5 किलोग्राम कार्बन यूज हो जाता है यहाँ पे। तो ये था हॉल हेराल्ड प्रोसेस। यानी कि इलेक्ट्रोलाइटिक हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रोमेटलर्जी के अंदर एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग की, जिसमें हमारे पास एल्यूमिनियम आया वो इम्प्योर आ गया, जिसकी रिफाइनिंग आगे करेंगे हम। ये एक्सट्रैक्शन प्रोसेस था। यहाँ पे एक्सट्रैक्शन प्रोसेस की जो रिडक्शन प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुकी है। समझ आ गया होगा, नोट कर लेना कंप्लीट।